मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड लाइक आई सेड कि ऐसे एक दो टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारा डायनामिक एरोबिक्स है या चेयर एरोबिक्स है एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दीज आर लाइक फ्यू ऑफ द टॉपिक्स दैट आई एम लुकिंग टू repeat in like a gap of every 2 weeks or so. अभी क्योंकि देखिए इस टाइम पर नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है ही, बट उसके अलावा भी इन जनरल ओवर द लास्ट 1.5 year और सो एंड इवन उससे कुछ समय पहले तक भी, यू कैन से रफली 7-8 years ओवर द लास्ट सर काफी। अपॉलजीज पर आपकी आवाज कम आ रही है. यू हैव टू बी लिटिल लाउडर प्लीज. अच्छा, ओके सर। थैंक यू. So over the last, you can say, not just 1.5 year, but almost back to like 7-8 years, काफी स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर एंड काफी रिसर्च हुई है अबाउट द फाइब्रोटिक चेंजेस इन द लंग्स। जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे अबाउट द फाइब्रोटिक चेंजेस इन द आर्टरीज, कि जब आर्टरीज ब्लड को कैरी करती हैं तो दे एक्सपैंड एंड दे कॉन्ट्रैक्ट, दे एक्सपैंड एंड दे कॉन्ट्रैक्ट, एक रिदम में वो चलती हैं पूरा टाइम। मतलब आदमी के जन्म लेने से भी पहले के समय से, जब वो मतलब अभी दुनिया में आया भी नहीं होता, तब से दे आर वर्किंग एंड टिल देयर लास्ट मोमेंट वो चलती रहती हैं। दी ओनली डिफरेंस इज कि बॉडी में जो भी पार्ट जहां भी मूव करता है वहां उसकी वेयर एंड टियर तो होगी। वो एक मशीन की तरह है, मशीन का जो पार्ट मूव करता है उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो वो थोड़ा बहुत तो उसकी वेयर एंड टियर होती ही है। दैट इज अ वेरी वेरी नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ। तो आर्टरीज जब बार बार एक्सपैंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनमें भी फाइब्रोटिक चेंजेस होते हैं, दैट मोस्टली अकाउंट्स फॉर द slightly elevated BP when we sort of cross our mid 50s and so लास्ट 7-8 years में इसके ऊपर स्टडी हुई थी कि लंग्स में भी तो फाइब्रोटिक चेंजेस होते होंगे, बिकॉज उसमें भी मूवमेंट तो काफी होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने ब्रेथ को बहुत समय तक होल्ड कर पाते हैं। अगर हम अभी भी चाहें और अपने ब्रेथ को रोक के रखें, एट मैक्स यू कैन होल्ड इट फॉर 1 minute। 60 seconds के बियॉन्ड अभी अपनी सांस को रोक पाना would be difficult for everyone। कुछ लोग कर लेंगे with some practice, some people can do, but generally not much, only like 60 seconds, जो थोड़ा उससे भी थोड़ा 5-10 सेकंड कम ही मान के चलते हैं। तो होता क्या है कि लंग्स का भी मैकेनिज्म लगभग आप कह सकते हैं कि इस मामले में आर्टरीज से सही है। फर्क सिर्फ ये है कि आर्टरीज ब्लड को पंप कर रहे हैं विच इज अ लिक्विड एंड वेरी डेंस लिक्विड, वेरी थिक, एंड लंग्स जो हैं वो एयर को सर्कुलेट कर रहे हैं पूरे बॉडी में। बाहर से जो एयर आ रही है उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो air is a much more lighter and a much more easier medium to take in also and take out also, but उसमें भी lungs expand हो रही हैं while we breathe in। तो lungs expand होती हैं, the diaphragm moves down, ribs हमारे बाहर की ओर ऐसे fan out करते हैं and the air goes in। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट इज अ पैसिव प्रोसेस, उसमें हमें खुद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाता है उसमें, क्योंकि कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है बॉडी के जरिए। बॉडी उसको करने के लिए कोई कैलोरीज बर्न नहीं करती है एज सच, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। सो द रिब्स मूव बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, द डायफ्राम अगेन मूव्स बैक अप, और जो पूरे जो लंग्स थे हमारे, जो दोनों फेफड़े थे जो एक्सपैंड हुए पड़े थे, अब वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होके वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। सो ये भी एक एक रिदम में चलता रहता है। रफली हम कहते हैं कि 12 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है बॉडी का। सॉरी। सो दैट 12 to 18 ब्रेथ पर मिनट का जो एक
एक रिदम सेट है हमारी बॉडी में, दैट इज एट रेस्ट. 12 to 18 breaths is like when we are resting. अभी जैसे हम बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप सामने बैठ के सुन रहे हैं, तो इस टाइम पे हम इस रेंज के अंदर एनीवेयर बिटवीन 12 to 18 breaths we are taking in a minute, which is normal. अगर हम अभी कहें किसी को कि आप पार्क के 10 चक्कर लगाइए भाग भाग के, पहले तो ये कि पार्क के 10 चक्कर भाग के लगाना इजी नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है. सेकेंडली, अगर किसी ने लगा भी लिए इन वन स्ट्रेच, तो देन उसका ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, 30, 40, 50 कितना ही ऊपर जा सकता है वो उस टाइम. So that again, that rhythmic expansion and contraction of lungs results in fibrotic changes of the lungs as well, just like the arteries. And especially जब हम थोड़ा you know like बड़ी एज में पहुंचते हैं, when we are in our mid 50s and उससे आगे धीरे धीरे जब एज एडवांस होती है, तो that fibrotic changes tend to grow even further. And हमारी ओवरऑल जो कैपेसिटी है एयर को अंदर खींचने की, और उसमें से जितना हम ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सकते हैं उसकी, इट टेंड्स टू स्लाइटली गो डाउन. बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है. अगर हम अभी कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है हमारा बॉडी का, या कितना हम एक बार में ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं आज के समय में, लेट्स से इफ someone, an individual who is 80 years old, let's say, जितना वो अभी कर पा रहे हैं, if we were to go back 50 years, जब वो 30 साल के थे, तो वो 30 साल और 50 साल के रीडिंग्स में बहुत बड़ा गैप नहीं होगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा. लेकिन भले ही वो चेंज छोटा है, बट इतना है कि आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे एंड आपकी ओवरऑल एक्टिविटी पे वो हल्का सा भी सही बट इफेक्ट डालता है. एंड एज फार एज द कोविड इन्फेक्शन इज कंसर्न्ड, उस केस में दैट फाइब्रोटिक चेंजेस का जो पूरा प्रोसेस है, इट टेंड्स टू स्पीड अप बाय मेनी फोल्ड्स. इट में स्पीड अप एज मच एज 7 to 8 टाइम्स. सो इसीलिए उसको ज्यादा रिस्की माना जाता है. एंड पोस्ट कोविड रिहैब, particularly in elders, is very very important. यंग जनरेशन में या थोड़े 30-40 साल के एज ग्रुप में उतना नहीं होता जितना उसके बाद वो होना शुरू हो जाता है. So we'll start with today's session now. Excuse me, Dr. Anurag, good morning. हाँ जी मैम. I just wanted to know that in the morning I've already done 30 minutes of breathing and with spirometer, as is advised to me after COVID. Do you think I should continue with the ones that you are doing? Overdoing तो नहीं हो जाएगा? मैम स्पायरोमीटर आप दोबारा मत करिएगा. If you have done, कितनी देर होगी है किए को? Has it been like 30 minutes or so हो गए होंगे? हाँ 30 minutes हो गए. हाँ, तो अभी आप उसको मत करिएगा दोबारा. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आप जितनी कर पाए अपनी तरफ से, क्योंकि कॉन्शियस ब्रीदिंग थोड़ी देखिए डिफिकल्ट तो होती है. आफ्टर अ टाइम इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स डिफिकल्ट. तो आप अपने हिसाब से देखिए कितने रेपिटेशन आप कर पाते हैं, मे बी 3, 5, जितना आपको कंफर्टेबल लगे. अगर आपको लगे कि हाँ जी, I am under the guidance of a physiotherapist for this, especially for this इमोहा के. जहां आपको लगे कि सांस फूल रहा है उस टाइम पे रुक जाइएगा. अच्छा ठीक है, थैंक यू. देन यू कैन जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व. एंड आल्सो अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है घर पे, हाँ है, तो आप ऐसा करिए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीमीटर को अपनी उंगली पे लगा के रखिएगा. एट एनी मोमेंट इफ यू फील कि सैचुरेशन थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है, देन रुक जाइएगा उस टाइम पे. अभी तो 98, 99 आता है, so that's no issue. अगर 95 आ जाए ना एक्सरसाइज करते करते तो रुक जाइएगा. हाँ ठीक, थैंक. कीप अ क्लोज वॉच ऑन दैट. थैंक यू. चलिए, सो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन. So we'll start with simple deep breathing exercise for now. आप सब सीधे होके बैठ जाइएगा. चेयर के बैक रेस्ट का सपोर्ट नहीं लेना है, एंड दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेना है.
इंटरलॉक करके हाथों को हम रखेंगे चेस्ट पे लाइक दिस, जहां हमारा स्टर्नम खत्म होता है उसके जस्ट ऊपर। स्टर्नम इज लाइक जहाँ पे रिब केज हमारा दोनों के जुड़ते हैं, एंड यहाँ पे समवेयर हियर। दोनों हाथ यहाँ रखेंगे एंड we'll start with simple deep breathing exercises. So एक लंबी सांस अंदर खींचिए एंड exhale. आँख से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। ध्यान रखिए कि 1:2 का रेशियो मेंटेन रहे। If you're taking 3 seconds to inhale, then you should take at least 6 seconds to exhale. जितना लंबा एक्सेल कर पाए, पेट अंदर की ओर ऐसे पिचकता हुआ फील होना चाहिए अपने आप को। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी, इनहेल करने के बाद थोड़ा रोकना है सांस को या इमीडिएटली ही छोड़ देना है? जस्ट फॉर लाइक हाफ अ सेकेंड, देन आप एक्सेल कर सकते हैं। और ये जो पेट अंदर अपने आप करेंगे या कुछ नहीं एफर्ट करें अपने आप हो जाएगा? थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैम वो वेरी करता है। कई लोग जब एक्सेल करते हैं तो दे कैन फील देयर एंटायर स्टमक गोइंग इनवर्ड्स वेरी इजीली। जो थोड़े आई कैन से थोड़े से पतले होते हैं, फॉर समवन हु माइट बी स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दे नीड टू पुश स्लाइटली मोर, एक्टिवली उनको पुश करना पड़ता है अंदर अपने एब्डोमेन को। और इनहेल करने में जो टाइमिंग्स है वो इमीडिएट 1 to 2 सेकेंड्स होना चाहिए या जितना लंबा टाइम में इनहेल करें उतना अच्छा होगा? आइडियली 3 सेकंड्स तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा अगर हो पाए तो भी ठीक है। 3 to 4 सेकंड्स, मतलब उससे ज्यादा होता भी नहीं है। मुंह से छोड़ना है क्या? मुंह से छोड़ना है क्या? मुंह से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, Thank आँख you. से लेना है, मुंह से छोड़ना है। चलिए कंटिन्यू। एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, एक्सेल करते हुए जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप ज्यादा लंबा एक्सेल करते हैं तो थोड़ा सा पेट अंदर की ओर जाता हुआ फील होता है, एंड वी फील दैट हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं थोड़े से टाइट हो रहे हैं, क्योंकि डायफ्राम अगेन हैज टू मूव अप। सो जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द स्टमक टेंड टू पुश इन।
ताकि वो और अच्छे से डायफ्राम को ऊपर पुश कर पाए एंड द एयर कैन मूव आउट इजीली। सो थोड़ा सा उनको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए, सो दैट डायफ्राम भी अपने आप में एक मसल है, इट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑफ मसल्स जो कि हमारे रिब केज के बेस के ऊपर बैठा हुआ है और स्टमक के जस्ट ऊपर, जहां हमारा पेट जहां पे शुरू होता है, जहां एक्चुअल में हम मतलब खाना खाते हैं और अंदर जहां पेट में जाता है जिस एरिया में, उसके जस्ट ऊपर डायफ्राम एक ऐसे डोम शेप में फैला होता है। सो उसकी भी स्ट्रेंथनिंग जरूरी है बिकॉज इट इज अ मसल, सो इट नीड्स सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग एज वेल, एंड उसके लिए थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसको। सो जब हम एक्सेल करते हैं मुंह से, तो अगर हम सिंपली ऐसे एक्सेल करने की जगह अगर हम फूंक मारें और अपने लिप्स को पास लाते हुए और अपने चीक्स को ऐसे इस तरह से इन्फ्लेट करते हुए, इफ वी देन ट्राई टू ब्रीद आउट, तो थोड़ा और रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है डायफ्राम मसल्स के लिए। सो सीधे होके बैठेंगे, विल टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी सांस अंदर खींचिए, और सांस खींचने के बाद गालों को फुला लेंगे, फूंक मारते हुए बाहर छोड़ेंगे। अगेन जितना लंबा एक्सेल कर पाए उतना अच्छा है। स्टार्ट। एकदम गाल भी अंदर को पिचकते हुए फील होते हैं अपने आप। ठीक है, विल ट्राई दिस अगेन। ब्रीद इन, एक बार और। मुंह से कुछ वेपर्स निकलते हैं, थोड़े थोड़े तो निकलेंगे जरूर। डॉक्टर साहब, इनहेल करने में पेट में हवा भरते हैं या सीने में भरते हैं, लंग्स में? सर जब आप ब्रीद इन करेंगे तो हवा बेसिकली वो आपके चेस्ट में ही जाती है, बट चेस्ट में वी टेक अ डीप ब्रेथ तो इट्स सॉर्ट ऑफ गोज टुवर्ड्स द स्टमक आल्सो। लाइक आई सेड, जब डायफ्राम नीचे की ओर पुश हो, द मोर एयर यू टेक इन, द मोर विल द डायफ्राम बी लाइक पुश्ड डाउनवर्ड्स। पेट और सीना दोनों में भर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो एक मतलब कहने की बात है लेमन टर्म्स में कि पेट में हवा जा रही है। पेट में कभी हवा नहीं जाती, वो फेफड़ों तक ही सीमित रहती है। स्टमक में हवा जानी भी नहीं चाहिए। स्टमक इज नॉट मेड टू होल्ड एयर इन। कुछ लोग पेट में भरवाते हैं, कुछ सीने में भरवाते हैं, कुछ योग में यहाँ क्रियाओं में जो कराते हैं लोकल, कुछ पेट में भरा हुआ, कुछ सीने में भर के हवा कराते हैं। लेमन टर्मिनोलॉजी में कहते होंगे, बट एज फार एज मेडिसिन इज कंसर्न्ड उसमें वी कैन नेवर से कि पेट में हवा जा रही है। अगर हम अपने कॉलेज में कह रहे थे ना अपने प्रैक्टिकल्स में कि पेट में हवा जा रही है, हमें मार मार के वहां से निकाल देते। अच्छा, तो फिर तो सीने में ही भरे हैं हम लोग तो हवा। इट इज बेसिकली द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी खत्म होती है पेट के जस्ट ऊपर जहां हमारा डायफ्राम होता है, एंड व्हेन इट गेट्स पुश्ड डाउन तो वी से कि हवा पेट में जा रही है, बिकॉज जहां पेट था अब वो उससे दो चीजें खिसक के वहां डायफ्राम आ गया। फर्क सिर्फ इतना। लेट्स कंटिन्यू। डॉक्टर अनुराग, ये एक्सेल करते समय फोर्स लगाना चाहिए या थोड़ा फोर्स लगाना चाहिए? देखिए, जब चीक्स इन्फ्लेटेड होते हैं तो अब क्या है कि इस तरह से रखे हुए हैं तो लिप्स पास है, so basically you're trying to provide some resistance to the air before it goes out of the mouth। तो नेचुरली जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं पे पेट से थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा उसको फोर्सफुली पुश आउट करने के लिए।
सिंपली एक्सेल करने से काम नहीं चलता. दैट इज व्हेन एक्सेलेशन आल्सो इन इटसेल्फ बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस. नहीं तो नेचुरली जब हम सारा दिन अपना जो भी काम करते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस टाइम पे एक्सेलेशन इज ऑलवेज अ पैसिव प्रोसेस एंड नेवर एन एक्टिव प्रोसेस. उसमें एनर्जी का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं होता है बॉडी की तरफ से. एक बात और है डॉक्टर अरोड़ा कि इनहेल जब करते हैं तो वो 3 सेकंड्स का प्रोसेस नहीं हो पाता. बहुत एक ही बार में एक ही सांस में ले पाते हैं इनहेलेशन, क्योंकि अदरवाइज ले ही नहीं पाते हैं. हम वो प्रैक्टिस से हो पाएगा ऐसा. मतलब अगर पहले से नहीं करते आए हैं तो नेचुरली फॉर बिगिनर्स इट विल टेक अ व्हाइल, बट अगर रेगुलरली करते रहेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस. So we should have to try to make it longer, I think, inhalation. आप अपनी ओर से ट्राई करिए जितना आप कर पाए, एंड देन यू सी कि मेनली एक्सहेलेशन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. इनहेलेशन अगर थोड़ा सा कम भी हो तो एक्सहेलेशन लंबा होना चाहिए. जस्ट ट्राई टू पेस योरसेल्फ. थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. Let's continue. Now coming to the next exercise. अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सिर के पीछे रखेंगे like this. Okay. Sit straight and breathe in करते हुए एल्बोज को पीछे की तरफ ले जाएंगे जितना आप उसे स्ट्रेच कर पाए. स्ट्रेच करके अगेन ट्राई टू होल्ड इट फॉर अबाउट 2-3 सेकेंड्स एंड देन एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथ को आगे ले आएंगे. ध्यान रखिएगा अपने एल्बो के मूवमेंट को अपने ब्रीदिंग के पैटर्न के हिसाब से रखिए. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन इनहेल एंड एक्सहेल आपका एल्बो का मूवमेंट फास्ट या स्लो हो सकता है. ब्रीथ इन, breathe out. Breathe in, 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 breathe out. And relax. दोनों हाथ नीचे ले आइए. Now coming to the next exercise. जैसे हमने जब एल्बोज को पीछे की ओर स्ट्रेच किया, so that was basically stretching the pectoral region and contracting the muscles of the upper back, because यहाँ से जो हमारे मसल्स हैं जिन्हें हम इंटरकॉस्टल्स कहते हैं, जो बेसिकली दोनों रिब्स को आपस में जोड़ते हैं, एंड दे आर दी मसल्स दैट हेल्प इन दी फैनिंग आउट ऑफ द रिब केज. उसको स्ट्रेंथन करने में थोड़ा हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो व्हेन वी टेक देम बैक तो थोड़ा हमको स्ट्रेचिंग भी हो जाती है अच्छे से. नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, अगेन स्ट्रेचिंग द इंटरकॉस्टल मसल्स. आप सब प्लीज अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए एक बार. So the muscles of the entire rib cage, we'll try to stretch them again. थोड़ा पैरों को फैला लेते हैं. Okay. And right hand up. And पूरी अपनी बॉडी को tilt करेंगे on the left side. Left. Right.
वो होगी सिचुएशन, ब्रीथिंग की क्या सिचुएशन होगी? डॉक्टर अनुराग, ब्रीथ कैसे लेना है इसमें? सर ब्रीदिंग पैटर्न इसमें नॉर्मल रहेगा, इसमें कोई ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। पैरों को वापस ले आइए जगह पे। अब दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए सीधा रखेंगे एंड दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दिस टाइम विल नाउ अगेन पे अटेंशन टू आवर ब्रेथ। सो ब्रीथ इन करते हुए हाथ ऊपर और ब्रीथ आउट करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाना है। ऊपर ले जाते हुए ट्राई करना है अगर अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच कर पाए एंड देन धीरे धीरे वापस लेके आए। सो ध्यान रखिएगा कि एक्सेल करते हुए ट्राई टू पेस योरसेल्फ। ओके, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out and relax। वापस चेयर पे आ जाइए। इसमें गर्दन सामने ही रहेगी, ऊपर तो नहीं जाएगी, हाथों के साथ गर्दन। क्या सामने क्यों रहेगी सर? गर्दन सामने ही रहेगी ना, गर्दन का तो मूवमेंट नहीं करना है इसमें। आप जब हाथों को ऊपर लाते हैं सर थोड़ा सा तो नेक ऊपर ही है। नहीं, यू मे लुक अप, अगर कर सकते हैं तो, नहीं भी करें तो भी ठीक, एज लॉन्ग एज बिल्कुल सीधे सामने की ओर देखिए, नीचे नहीं देखना। बस हाथों को नीचे लाते हुए ट्राई करें कि ज्यादा ऐसे चिन को टक ना करें, थोड़ा सामने रखें मोर और लेस। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगेन थोड़ा सा अपने डायफ्राम को और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए, अभी हम जैसे कर रहे थे कि गालों को फुलाया एंड देन वी ट्राई टू ब्रीथ आउट। सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि जो एयर को एक्सेल करने का जो पाथवे है दैट इज थ्रू आवर माउथ एंड थ्रू आवर लिप्स, हम उसको थोड़ा सा नैरो कर देते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज विल डू द सेम, बट इस टाइम हम क्या करेंगे कि अपना लिप्स को वी ट्राई टू स्लाइटली लाइक फोल्ड देम इनवर्ड्स लाइक दिस। ओके, सो सीधे होके बैठिएगा एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लिप्स को फोल्ड कर लेंगे इस तरह एंड देन यू ट्राई टू ब्रीथ आउट। ओके, सो ब्रीथ इन, डूइंग इट प्रॉपरली तो आप नोटिस करेंगे कि जब हम गालों को फुला के जैसे कर रहे थे उससे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको इसमें लगाना पड़ रहा है, इसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ट्राइंग टू ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, again breathe in, एक्सेल करते हुए मुंह खोलना नहीं है। जब हम लिप्स अंदर को फोल्ड करते हैं तो मुंह मोर और लेस बंद रहता है, बहुत हल्का सा खुलता है। सो देयर इज अ वेरी नैरो स्पेस फॉर एयर टू मूव आउट। अगेन ब्रीथ इन,
breathe in, and relax. You take a break for 2 minutes. थोड़ा let me also catch my breath. मेरी भी सांस फूल गई इतने में. Consciously breathe करना सबके लिए difficult होता ही है. So we are not meant to breathe that way actually. You can take a break, but अभी पानी मत पीजिएगा बस. Dr. Anurag, जी. not for daily exercise, this breathing exercise. मैम ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं, बट जैसा मैं अभी बता रहा था कि मेरा भी इतने में सांस फूल जाता है, क्योंकि कॉन्शियसली ब्रीद करने के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है ज्यादा देर. कॉन्शियस ब्रीदिंग हम एट मैक्स 30 मिनट्स कर सकते हैं. जैसे अभी हमें रफली 30 मिनट्स आई थिंक हो चुका है करते हुए, तो उतना हम कर सकते हैं. उसके बियॉन्ड इफ यू ट्राई टू पुश आवरसेल्व्स तो फिर बहुत जल्दी जल्दी सांस फूलने लगता है. एंड अगेन that is when our saturation level may also start to fluctuate. तभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जब रश्मि मैम ने पूछा, मैंने तभी चीज पॉइंट आउट करी कि वो ऑक्सीमीटर लगा के करें. अगर अभी 98 उनका रीडिंग था जब वो एक्सरसाइज करने से पहले, नाउ इफ अगर वो चेक करते हैं एंड इफ द सैचुरेशन गोज एनीवेयर बिटवीन 94 95, तो फिर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए. Doctor, it's coming to 97 after exercise. ठीक है, then you may continue. As long as आपको ओके लग रहा हो. अगर आपको लग रहा है कि थक रहे हैं, सांस फूलता हुआ लग रहा है, या कुछ भी डिस्कम्फर्ट लगे तो आप रुक जाइएगा. अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं. बी वेरी केयरफुल कि सैचुरेशन आपका 95 से ऊपर ही रहे. बस जहां लगे 95 का पॉइंट टच कर रहा है, रुक जाइए, कोई बात नहीं. That will be enough for today. डॉक्टर अनुराग, ये ब्रीदिंग का अभी पैटर्न कुछ पिछले 2-4 साल से ज्यादा चल रहा है. पहले इसके पहले ब्रीदिंग के बारे में इतने कॉशियस नहीं हुआ करते थे लोग. मैं वही तो कह रहा हूँ, पिछले 7-8 साल के दौरान ज्यादा हो गई है इस पे. मैं वही तो भी स्टार्ट आजकल ये गुड मॉर्निंग, बहुत ज्यादा इसका पैटर्न शुरू हो गया है. मेरे पापा और ताया जी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज उस टाइम से कर रहे हैं जी, ये योगा में. जी जी, ये बहुत पुराना है. ये तो काफी पुरानी है, बट अभी ज्यादा इनके बारे में अवेयरनेस या इन पर किसी भी तरह के पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब में ज्यादा थोड़ा फोकस करना पिछले 8-10 साल में शुरू हुआ है. इवन इफ यू गो फॉर अ कार्डियक रिहैब, कोई स्टंटिंग होती है या बाईपास सर्जरी होती है, उसमें तो जरूरी होता है, उसमें तो कराते हैं. पोस्ट रिहैब जो वार्ड होता है, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है सफदरजंग हार्ट कमांड में, वहाँ हम प्री उस ऑप में भी कराते थे. प्री ऑप में, ऑपरेशन के बाद फिर आईसीयू में नॉट सो मच. वहां पर चेस्ट परकशंस वगैरह हमें खुद करने पड़ते हैं. पेशेंट कैन नॉट डू ऑन हिज ओन बिकॉज वो भी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकल के आया. देन पोस्ट ऑपरेटिव में भी बहुत जरूरी होता है. वी हैव सीन वेरी ड्रास्टिक चेंजेस इन पीपल हु हैव डन इट सिंसियरली एंड हु हैव नॉट डन. दोनों में बड़ा फर्क होता है उनकी रिकवरी में, और इवन लॉन्ग टर्म उनको जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है. डॉक्टर अनुराग, ये बताएंगे कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग, लाइक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में? नॉर्मल ब्रीदिंग मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी कि वो आपकी बॉडी में इस तरह से इनबिल्ट एक हार्डवायर्ड होता है कि आपकी बॉडी को पता है कि उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए मिनिमम अपने आप को सस्टेन करने के लिए. There is no need to like I said, consciously उसके बारे में सोचेंगे तो you switch from the subconscious to the conscious and that is where everything goes wrong. उसके बारे में मत सोचिए, बॉडी को let it take care of itself in this case. ऐसी ना 2-3 चीजें होती हैं, हमारा ब्रीदिंग, हमारी हार्ट बीट, हमारा डाइजेशन एंड हमारा ब्लड सर्कुलेशन. ये 4 मेन very vital processes and of course the filtering of the kidneys also. 5 processes. ये 5 प्रोसेस ऐसे हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं.
इनवॉलंटरी यानी कि दे हैव अ फ्री विल ऑफ देयर ओन, वो आपके कहने पे नहीं चल सकते। चलेंगे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट बाद वो कहेंगे हम जा रहे हैं, बाय बाय, वो अपनी मर्जी से फिर चलने लगते हैं। सो वी शुड नॉट ट्राई टू स्विच फ्रॉम द इनवॉलंटरी टू द वॉलंटरी बिकॉज गॉड हैज नॉट मेड इट टू वर्क दैट वे। अगर हम कॉन्शियसली चाहें कि हम अपनी हार्ट बीट को एट विल बढ़ा सकें या घटा सकें, वो हमें कभी भी जिंदगी में फायदा नहीं दे पाएगा। द वे इट इज सपोज टू वर्क वी शुड लेट इट वर्क। सो ब्रीदिंग में भी सेम है, सब कॉन्शियस लेवल पे जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी सांस रोकी हुई है इतनी देर से, ब्रीदिंग चल रही है, बट वो मेरे स्पीच पैटर्न के हिसाब से जब मैं बीच में पॉज लेता हूँ आधे सेकंड का, बोलते समय वी कैन नेवर ब्रीद इन, ये भी ध्यान रखिएगा। जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पे हम सांस अंदर नहीं खींच सकते, उस टाइम पे हम सिर्फ सांस बाहर छोड़ सकते हैं। जैसे ये पॉज लिया अभी हाफ सेकंड का, एकदम से थोड़ी सांस अंदर ली और फिर बोले। ऐसे ही खाना खाते हो या कुछ पीते समय आप ट्राई करेगा, आप नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली में ट्राई मत ही करिएगा, सॉरी आई टेक दैट बैक, ट्राई मत करिएगा, बट इफ यू ट्राई टू ड्रिंक समथिंग एंड एट द सेम टाइम यू ट्राई टू इनहेल, नहीं कर सकते आप, एक बार में एक ही काम कर पाएंगे। आपकी बॉडी आपको अलाउ ही नहीं करेगी टू डू बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम बिकॉज इट नोज कि कुछ पीते पीते अगर सांस लेने का ट्राई किया तो पता लगा पानी चला गया विंड पाइप में और हवा चली गई पेट में, सारे वायर क्रॉस हो गए और आदमी पहुंच जाता हॉस्पिटल। सो बॉडी का ये अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, अपने आप को कोई एक्सीडेंटली कुछ भी विंड पाइप में फंसने से बचाने के लिए। अदरवाइज लंग्स में कुछ भी अगर एस्पायरेट कर गया तो वन वुड चोक टू डेथ वेरी इजीली। Now let's continue with the last exercise of this session, the spirometry. So for all those who have purchased the spirometer, like I had requested last time, आप please ले आइए। एंड अगर स्पायरोमीटर नहीं भी है तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो मैं उसके बाद बता दूंगा कैसे करनी चाहिए। मैं भी ले आता हूँ अपना सारा सामान अपने लैपटॉप पे छुपा के रखते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक बार में 10 रेपिटेशंस करने हैं, देन रुक जाना है, ज्यादा करते हैं तो कफिंग शुरू हो जाती है। इस टाइम पे खांसना इज नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, खांस दे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, इसका आरटीपीसीआर टेस्ट कराओ, चाहे कोविड हो चाहे ना हो, एक खांसी आते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। सो पहले इस पोजीशन में कीप इट अपराइट, माउथ पीस को मुंह पे लगा के रखेंगे and we'll breathe in through the mouth and through the mouthpiece of the spirometer. So start. Certain pace पे करते हैं, एक जल्दी जल्दी मत करिएगा, थोड़ा स्लो। मेरे तीनों हो रहे हैं अनुराग, तीनों हो रहे हैं। वेरी गुड। अनुराग मेरे भी तीनों जा रहे हैं ऊपर। गुड। एंड रिलैक्स, रुक जाइए। 10 रेपिटेशन के बाद नाउ इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह, एंड अब इसमें फूंक मारते हैं। सो इस तरह से रखते हुए नोटिस करेंगे आप कि जब 2 बॉल्स ऊपर ये उठ जाती हैं, तीसरी कई बार नहीं भी उठती, ये एक ही जगह पे बैठ के वाइब्रेट करती है। अगर तो सिर्फ वाइब्रेट कर रही है और नहीं कर रही तब बात अलग है, नहीं तो इट माइट बी अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आल्सो। स्टार्ट करिए। मेरी एक ही बॉल ऊपर जाती है ब्लू कलर की। एक ही जा रही है अनुराग, एक ही जा रही है।
relax. कर repetition. अनुराग एक ही चाहिए. हाँ जी. Only one was going. Only one was going. एक जा रही है ब्लू कलर के ऊपर, एक ही जा रही है. थोड़ी जा रही है. एक्सेल करते टाइम आपके अभी सांस फूट गई, रेस्पिरेटरी मसल्स सांस फूट गई, स्ट्रांग, या फिर ज्यादा हवा जो है लंग्स की एब्जॉर्ब हो जाती है स्लाइटली मोर देन नॉर्मल. सो इट्स ओके मैम, वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाएगी. प्रैक्टिस के साथ दीस थिंग्स. राग मेरी 2 बॉल ऊपर जा रही है फूंक मारने से. गुड, वेरी गुड सर. जब फूंक मारते हुए जब दोनों बॉल ऊपर जाए ना तो ट्राई करें अगर उनको एक आध सेकंड के लिए वहां पे रोक के रख पाए और फिर धीरे से नीचे लाएं. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करेगा. थोड़ा एक्सेल करना और स्लाइटली डिफिकल्ट. सीधी तरफ तीनों जा रही है. सीधे में तो तीनों बड़े आराम से चली जाती हैं. दैट इज द इजी वन. उल्टा करके फूंक मारना ही तो असली एक्सरसाइज है. वो मुश्किल होती है, और स्पेशली इफ वी से कि आप उसको एक सेकंड के लिए होल्ड करिए ऊपर. होल्ड करना बिकम्स डिफिकल्ट. प्रैक्टिस हो तो कर सकते हैं, बट हाँ बिना प्रैक्टिस के इट इज डिफिकल्ट. सो ये तो हुआ स्पायरोमीटर के साथ. अगर जिन्होंने परचेज किया है वेल एंड गुड, बट अगर किसी के पास स्पायरोमीटर नहीं है तो वो कैसे करेंगे, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो फॉर दैट इस तरह से दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए व्हाट वील डू इज कि चेहरे के आगे रख लेंगे उसको, एंड व्हेन वी इनहेल उस टाइम पे तो ऐसे मतलब एक उंगली खुली रखेंगे ताकि हवा अंदर जा पाए. व्हाइल वी ट्राई टू एक्सेल तो इस वाली उंगली से अपने इंडेक्स फिंगर से नॉस्ट्रिल्स को अपने बंद कर लेंगे, एंड देन वी ट्राई टू ब्रीथ आउट इनटू आवर हैंड्स. बट एट द सेम टाइम ध्यान रखिएगा बिफोर यू बिगिन. देखिए अभी since we know that COVID is airborne and any case contamination का डर होता है, तो आप सब प्लीज स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए बिफोर यू बिगिन. पवन सर हाथ नीचे कर एक बार सैनिटाइज कर लीजिए पहले. मेरे थोड़ा पहले बताना चाहिए था. सैनिटाइज कर लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, एंड ऐसे ही एक्सरसाइज करने के बाद भी दोबारा सैनिटाइज करेंगे. Since we are touching the nose and the mouth area, we do not want कि कहीं पे कोई contamination हो किसी का भी हाथों के जरिए. Wait for a minute, let the sanitizer dry off completely. हाथ तभी सैनिटाइज होते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई थिंक एवरीवन शुड नो. जब आपने सैनिटाइजर लगाया हाथ पे ऐसे किया, डजंट मीन कि हाथ साफ हो गए. जब तक सैनिटाइजर गीला है, हाथ पे मॉइस्चर है आपके, इट इज नॉट स्टेराइल. जब वो एकदम ड्राई हो जाएगा, दैट इज व्हेन वी से दैट आवर हैंड्स आर स्टेराइल नाउ. खैर 100% स्टेराइल तो कभी भी नहीं होते हैं. 99.9% भी हो जाए तो 0.1% तो जर्म्स रह ही जाएंगे हाथों पे, बट स्टिल मच बेटर देन. हाथ सूखने देते हैं 1 मिनट के लिए, सूख जाए देन यू कैन स्टार्ट. लेट्स बिगिन नाउ. सो दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे एंड इनहेल करते हुए दोनों उंगलियां बाहर ताकि अंदर हवा जा पाए नाक में इजीली. देन जब हम एक्सेल करेंगे उस टाइम पे इंडेक्स फिंगर से इस तरह यहाँ पे हमारे नॉस्ट्रिल के ऊपर रहेगी दोनों उंगलियां, बंद कर देंगे उसको पूरी तरह से, एंड देन मुंह से मारते हुए हाथों की तरफ वील एक्सेल. सो कीपिंग इट लाइक दिस, फर्स्ट वील इनहेल, हाथों को ऐसे ज्वाइन करके रखिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कंप्लीटली कवर्ड ताकि हवा बाहर ना निकल पाए. अगेन इनहेल, इनहेल,
हैंड्स। एक बार दोबारा सैनिटाइजर लेके फटाफट से हाथों को एक बार साफ कर लेते हैं। अभी कर लेते हैं। तो जैसे अंदर जो हमने हाथों में एक्सेल किया तो बार बार वही एयर सर्कुलेट नहीं होगी, सेम एयर विल सर्कुलेट। एक मिनट मैम, क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज, वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। मैंने पूछा देखो अंदर, यदि हमने हाथों में ही एक्सेल किया अपने दोनों हाथों को बंद करके तो सेम एयर वापस नहीं लेंगे, इनहेल करेंगे। सेम एयर देखिए कुछ अमाउंट में तो मैम वापस जाएगी अंदर, बट दैट इज व्हाई वी कीप आवर इंडेक्स फिंगर लाइक दिस। जब हम इनहेल करते हैं ना तो ऐसे इसलिए रखते हैं ताकि बीच में थोड़ा गैप बने एंड उस गैप से बाहर से भी हवा अंदर आ पाए और नॉस्ट्रल के थ्रू अंदर जा पाए। अगर हम उसको पूरी तरह बंद कर देंगे ऐसे, देन ऑफ कोर्स ऑल द एयर दैट वी एक्सहेल मोस्ट ऑफ इट विल गो बैक इन, उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए जब आपने मुंह पे ऐसे रखा है हाथों को इनहेल करते समय यू डू दिस, तो थोड़ा सा गैप बन जाता है ऐसे हवा के अंदर जाने के लिए। बंद कर दिया तो बंद हो गया, खोल दिया तो खोल गया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। हम एक बार हाथों को सैनिटाइज कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। Funny thing is, back when we were in Safdarjung Heart Command, तो हम उस टाइम पे कभी हाथों को सैनिटाइज नहीं करते थे इसके पास, अब करना पड़ता है। कोरोना ने सब सिखा दिया, कोरोना ने सब सिखा दिया। हाँ सर, कोरोना की तो बड़ी मेहरबानी है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कम है। अनुराग जी मेरा याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा सर। स्पेशली 12th के बोर्ड के जो एग्जाम देने जिनको कल कैंसिल हो गए ना, बच्चे ऐसे पार्टी मना रहे हैं, 12वीं के बोर्ड देने थे। ओहो। अनुराग जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। मॉर्निंग अनुराग, डॉक्टर अनुराग। मेरे को डीप ब्रीथिंग करने से जी मेरा नोज ब्लॉक हो जाता है। तो मैं स्पायरोमीटर करता हूँ। ठीक है। आराम से अच्छी तरह से करता हूँ। तो इज स्पायरोमीटर ए गुड अल्टरनेटिव? और बिल्कुल सर, स्पायरोमीटर अपने आप में बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डीप ब्रीदिंग से पहले या करने के दौरान भी यू कैन टेक स्टीम इनहेलेशन। या दैट्स गुड। सुबह उठ के स्पेशली करनी चाहिए, बिकॉज रात भर में जब हम सोते हैं तो लंग्स में जो भी सेक्रीशंस हमारी जमा होती हैं दे नीड टू बी मूव्ड आउट ऑफ देयर, तो उसको कफ आउट करने में आसानी हो जाती है। तो डीप ब्रीदिंग अगर आप बैठ के जैसे अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं, अगर ऐसे किसी कारण से अगर ना भी कर पाए तो स्टीमर के सामने भी कर सकते हैं। लाइक स्टीमर ऐसे रखा एंड जस्ट स्लाइटली टिल्ट योर हेड टुवर्ड्स द स्टीमर ताकि डायरेक्ट हवा जाए, एंड उसी में उसको सांस अंदर खींचिए, मुंह से बाहर छोड़िए। ट्राई टू डू दैट अबाउट 10 to 20 टाइम्स, तो वो अपने आप में वही काम करेगा। एंड प्लस बिकॉज हम स्टीम इनहेल कर रहे हैं तो स्टीम आपके कोई भी साइनस को ब्लॉक नहीं होने देगी उस टाइम पे। गुड। और स्पायरोमीटर कितना करना चाहिए? स्पायरोमीटर सर एक बार में 10 रेपिटेशन से ज्यादा नहीं करना चाहिए। 10 जैसे अगर आपने सीधा रखते हुए इस तरह से 10 टाइम्स कर लिया, देन 10 टाइम्स इसको उल्टा करके कर लिया। अगर आप बाकी एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes देन डू इट अगेन। सो 2 सेट हो जाते हैं आपके उसी एक्सरसाइज के। यूजुअली 1 set इज ओके बिकॉज हम ऑलरेडी आधे घंटे से कर रहे हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बट फॉर सम रीजन इफ यू कैन नॉट देन इसी का आप 2 सेट कर सकते हैं। 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे, देन 2 मिनट का ब्रेक, फिर 10 बार सीधा रख के और 10 बार उल्टा करके। और इवनिंग में रिपीट कर लें? इवनिंग में रिपीट कर सकते हैं, बट सर ध्यान रखिएगा स्टीम इनहेलेशन भी, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मियां हैं एंड द वेदर इज काइंड ऑफ वार्म, सो स्टीम इनहेलेशन भी ज्यादा देर ना करें। 5-7 मिनट करना शुड बी सफिशिएंट, बिकॉज 10 मिनट्स या उससे ऊपर अगर करते हैं तो कई बार जो हमारी नेजल लाइनिंग होती है, इवन दी रूह और माउथ, वहाँ की लाइनिंग बड़ी नाजुक होती है। तो मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कहीं ज्यादा एकदम स्टीम अंदर लिया तो उसमें कई बार बर्न भी हो जाते हैं, स्कैल्डिंग हो जाती है वहाँ पर। तो अंदर स्पायरोमीटर की बात नहीं है। अगर डॉक्टर डेली गरारे करते हैं तब भी स्टीम लेनी चाहिए डेली?
डेली गागल्स करते हैं तब भी स्टीम डेली लेनी चाहिए। डेली या फिर अगर ऑल्टरनेट डे पे भी लें तो भी ठीक है। बोथ वेज आर ओके। इट डिपेंड्स कि किसका कितना साइनस ब्लॉक होते हैं या सुबह उठ के कितनी बलगम आती है किसी को। सम पीपल से कि फ्लैम प्रॉब्लम उनको सुबह सुबह बहुत ज्यादा लगता है, सम पीपल से कि उतना उनको नहीं लगता, तो उसके हिसाब से टेंड्स टू वेरी। जिनको सुबह सुबह उठ के बहुत ज्यादा बलगम आती है तो वो तो उनको करना चाहिए। बीटाडीन ठीक रहता है या नमक से गरारे? बीटाडीन से गरारे करें या नमक से गरारे करें? सर कैसे भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ वो होता है ना, नाम नहीं याद आ रहा, सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के करते हैं। नाम कैसे भूल गया मैं। टॉन्सिलाइटिस। क्या हुआ? मैं कैसे भूल गया। टॉन्सिल्स का जिनको प्रॉब्लम होती है उस केस में भी से कि हाँ नमक के पानी के कर सकते हैं। एंड इन जनरल आल्सो वन कैन डू, बट अगर हाँ बलगम ज्यादा आती है जिस टाइम पे, उस टाइम पे थोड़ा नमक नहीं डालना चाहिए, बिकॉज सॉल्ट इन इटसेल्फ इज मोर ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग थिंग। जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं वो शरीर को थोड़ा ड्राई कर देता है। बीटाडीन ठीक रहता है। बीटाडीन सॉल्यूशन उसका यही है कि आप सिंपल वार्म वाटर से करिए बिना उसमें नमक डाले। जब होता है इसमें या टॉन्सिल्स की इसको स्वेलिंग वगैरह हो तब बात अलग है। Dr. Anurag, do you have any idea about the separate pipe is available or not? Because I got it 3 years back. That time I was having acute problems. So I got it, but somehow it is misplaced. So I just want to know whether separate pipe is available or not. Then I will inquire it in. Separately pipe तो शायद नहीं मिलती। I think आपने जहाँ से परचेज किया है वहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी I am not so sure about this. You may need to purchase a new one. I have put one paste का जो cover है ना, I have put it here and I do it directly from here. हो सके तो नया वाला परचेज कर लीजिएगा मैम, ये नहीं चलेगा। अनुराग की एक्सरसाइजेज पूरी हो गई? हाँ जी मैम हो गई हैं। अच्छा ठीक, ओके थैंक यू। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, मैं अरुण मलिक बोल रहा था। जी सर। ऐसा मेरा अभी डबल वैक्सीनेशन जैसे हो गया है। ओके। तो अभी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? मास्क बिसाइड्स वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, तो क्या कितना हो रहा चाहिए? प्रिकॉशंस तो वही हैं जो वैक्सीन लगने से पहले भी थे, लगने के बाद भी सेम ही रहेंगे। दे वोंट चेंज रियली। मास्क पहन के रखिए, हाथों को धोते रहिए, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। उसके बाद लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लॉकडाउन भी 7 तारीख तक। सिर्फ ये है वैक्सीन के डबल डोज के बाद कि गॉड फॉरबिड इफ समवन वर टू गेट कोविड इन दिस टाइम, तो अब थोड़ा सा सिम्टम्स की सिविरिटी रिड्यूस हो जाएगी। बस low to intermediate symptoms आके the person can try to recover them a bit more easily, but that again depends and varies from person to person। कोई बंदा अगर डायबिटिक है, किसी को COPD का प्रॉब्लम है, या कोई बहुत टाइम से स्मोक करते आए हैं, बहुत मतलब हजारों वेरिएबल्स होते हैं सर इसके बीच में, जिसके बारे में मतलब बात कर भी नहीं सकते हैं। मतलब if I were to like list down everything and then try to explain it, तो मतलब उसमें सारा दिन निकल जाएगा, और वो चीज कभी कोई टीवी पे भी नहीं बताता है। न्यूज़ चैनल वालों के लिए कहना बहुत इजी है कि आज इतने लाख केस आ गए, इतना फलाना ये हो गया, ढंकाना हो गया, बट the actual story behind that no media channel can ever show you. And this will story है नहीं तो and these precautions we have to take for at least another 6 months to 1 year. डॉक्टर अग्रवाल बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं थोड़े से वैक्सीन के, उस टाइम पे ध्यान रखिएगा अपना, फीवर ज्यादा स्पाइक ना करे, थोड़ा रेस्ट करिए अभी। डॉक्टर अग्रवाल दोनों वैक्सीन ले लिए थे जी। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर अग्रवाल। ही हैड टेकन बोथ द वैक्सीन इन स्पाइट ऑफ दैट एंड बीइंग माने कार्डियक डॉक्टर ही कुड नॉट सर्वाइव। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर अग्रवाल। ओके। के अग्रवाल। हाँ जी। उनको देखिए, उनकी डेथ कोविड से नहीं हुई, नंबर 1। ही डाइड ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म,
बेसिकली उनके लंग्स में एक ब्लड क्लॉट कहीं से रिमूव होके समहाउ इट गॉट इनटू हिज लंग्स, एंड उसके अलावा भी ही हैड अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई उनकी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हुई है। दैट्स अ एंटायरली सेपरेट थिंग। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो 12 बज जाएंगे यहीं पे। इससे लंग्स इफेक्ट होता है ना, लंग्स इफेक्ट होता है पल्मोनरी से। Pulmonary is, इफेक्ट होता है ना। of course, pulmonary means lungs. उनको 2-3 कॉम्प्लिकेशंस और भी थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पास्ड अवे। बाकी कोविड बस ये है कि हाँ, उसने कोविड ने पूरा जो ये प्रोसेस था एम्बोलिज्म बनने से लेकर लंग्स में जाने तक का, उसने उसको स्पीड अप कर दिया इन सच अ वे कि मे बी वर दैट टू नॉट हैपन ही वुड हैव लिव्ड फॉर अनदर कपल ऑफ इयर्स, मतलब who knows how long one lives, but थोड़ा सा और लाइफ एक्सटेंड हो जाती है इन दैट केस। हमारे पास रहते हैं घर के अग्रवाल जी, he stays in Asiad Village, very close to our house. I knew him. बड़ा अफसोस हुआ। के अग्रवाल तो मतलब is a very renowned person in our president। मतलब हमारे फील्ड के 4-5 डॉक्टर्स हैं ऐसे, इनका तो मतलब इनके बारे में सुन के पढ़ के तो हम डॉक्टर बने। वो ना होते तो आज हम ना बैठे होते हैं यहाँ पे। Correct. So it was a big loss, but such is life. Doctor, his wife is also doctor. मैम जिस डॉक्टर ने इंडिया में सिटी स्कैन और एमआरआई इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर अर्जुन देव सहगल, डॉक्टर एडी सहगल वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट, एंड पापा को शायद ये नाम इस टाइम पे याद आ रहा हो अगर पापा बैठे हैं दूसरे रूम में, बिकॉज ही वंस ट्रीटेड माय मदर एज वेल जब उनको स्ट्रोक हुआ था। अर्जुन देव सहगल, अर्जुन देव सहगल वाज द डॉक्टर हु इंट्रोड्यूस्ड the whole scan and MRI, and ironically he died of a stroke. सारी दुनिया के स्ट्रोक ठीक कर दी और खुद स्ट्रोक से चल बसे at a very young age. I think 50 के होंगे मुश्किल से 40-50 के। But their doctors are getting better treatment. Neurological science में was one of the biggest names of the world, not just India, world के top 5 में गिने जाते थे वो उस टाइम में, आज से 30-40 साल पहले। Now तो he is no more, but हाँ, डॉक्टर अर्जुन देव वो ना होते तो अब इंडिया में आज कोई एमआरआई नहीं करवा रहा होता। सहगल नर्सिंग होम के मालिक है, उनकी वाइफ भी उनकी बुक्स भी मतलब मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी में आधी से ज्यादा बुक्स उनकी हैं न्यूरोलॉजी के ऊपर। ओपन ब्रेन सर्जरी में सबसे एक्सपर्ट थे ये डॉक्टर अर्जुन देव सहगल। हाँ जी, ऐसे ही बहुत सारे हैं, बट मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट एट द एंड कोई कितना बड़ा डॉक्टर हो, कुछ भी है तो इंसान ही है। आया है दुनिया में, वो जाएगा भी एक दिन, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे नर्स हो, व्हाट कैन वी डू। चलिए, सो योर फ्रेंड आल्सो। सो इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस देन आज का सेशन हम खत्म करेंगे यहीं पे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। आप सबसे हम मिलेंगे कल फिजियोएक्टिव टीम के साथ। सो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, stay happy. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye bye.